जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं आप लोग को अपनी बाय यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो क्रमशः आप लोग को विज्ञान का परिचय यानी साइंस का परिचय मैं पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, उसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर का मतलब कि पहला हमने साइंस किसे कहते हैं उसके बारे में बताया, साइंस की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई, मॉडर्न फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो उसमें फिर एक एक करके हमने फिजिक्स को पढ़ाया था अगले लेक्चर में कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स का परिचय। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा कि केमिस्ट्री क्या है यानी रसायन विज्ञान क्या है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रसायन विज्ञान, तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका परिचय, परिभाषा, किन शब्दों से मिलकर बना है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों यानी द्रव्यों का अध्ययन। यानी रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों यानी द्रव्यों का अध्ययन। अब अगर इस शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धातु निर्माण की तकनीकी। यहाँ पे कह लीजिए इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। ये भी हम कहते हैं कीमिया, मतलब कीमिया शब्द से हुई जिसका मतलब होता है काला पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर, मैटर यानी धातु या धातु के निर्माण की तकनीक। आइए आप लोग, मतलब उसमें एक भाई ने कहा था कि आप परिभाषा नहीं बताते हैं, तो हम आप लोग को आज परिभाषा लिखे हैं, लिख के बाकायदे बताएंगे। रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठनों, संरचनाओं, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आइए फिर से परिभाषा देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है या इनमें हुए घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन, इसका मतलब होता है रसों यानी द्रव्यों का अध्ययन करना। रसायन शब्द की उत्पत्ति या रसायन शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा शब्द कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ या काला मैटर, या आप इसे कहिए धातु निर्माण की तकनीक। एक बार फिर परिभाषा देखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक मैं आप लोग को पिछली बार बार बताया कि लेवोसियर हैं, तो इनका पूरा नाम देख लीजिए, एंटोनियो लॉरेंट लेवोसियर इसके जनक हैं। अब या अगर कुछ शब्दों में कहा जाए कि आप दो शब्दों में बताइए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान में क्या किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड रसायन विज्ञान। रसायन स्टडी ऑफ मैटर यानी अब देखिए इन मतलब कैसे बना है, मतलब स्टडी ऑफ मैटर या रसायन विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो तो परिभाषा थी। जिनको परिभाषा सीखना हो परिभाषा सीखें, परिभाषा हमने यहाँ बता दिया। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है, पहला कंपोजिशन, दूसरा रिएक्शन, तीसरा यूटिलाइजेशन। यानी कोई भी चीज़ है तो उसका संगठन क्या है, संरचना क्या है, किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से निर्मित हुआ है या किस प्रकार से है, बेस उसका क्या है, फिजिकल क्या उसमें कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ है, पानी ही है, H2O है, उसमें क्या क्या मिला है, H2O यानी जल बना है तो कैसे बना है, बस वही संगठन उसका हो गया। फिर जो H प्लस O2 H2O यानी H प्लस O यानी H2O, मतलब ऐसे जब ये रासायनिक अभिक्रिया चलेगी तो आप H2O लिखेंगे। H2O यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के से मिल करके वाटर बना है, तो बस ये उसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यूटिलाइजेशन, जैसे अब उसका उपयोग क्या है, पानी का उपयोग है, पानी अगर बना है तो उसका उपयोग क्या है, किस प्रकार से उपयोग होगा, हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। उसका कंपोजिशन क्या है, रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं जो घटित होती हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है, हमें देखते हैं। अब हमें पूरी केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री को आप एक कह लीजिए, अगर केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो गुड इवनिंग से लेके गुड नाइट तक जितनी भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, हमारी दैनिक जीवन में जितने भी चीज़ों उपयोग की जाती है सब केमिस्ट्री से बनी है। वो चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे हम पानी पीते, मतलब चाहे जितने चीज़ें, कोई खाने की चीज़ या कोई भी चीज़, हर एक पदार्थ एक केमिस्ट्री है। गुड मॉर्निंग से लेकर या गुड नाइट तक हम केमिस्ट्री का ही उपयोग करते हैं। केमिस्ट्री का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
इसके बिना एक प्रकार से देखा तो जीवन अधूरा है। आइए बात करते हैं ब्रांच के बारे में, शाखाएं। केमिस्ट्री की शाखाएं कितनी हैं? केमिस्ट्री की शाखाएं 3 हैं। हम आप लोग को पहले ही बताए थे, आज फिर बताएं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विज्ञान की शाखाएं 3 हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिकी रसायन कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन कहेंगे, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या अध्ययन करेंगे? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी फिजिकल में भौतिक रसायन या रासायनिक विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। जितने भी अभिक्रियाएँ होंगी उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही अध्ययन करेंगे। अब इनऑर्गेनिक में क्या अध्ययन करेंगे? अकार्बनिक रसायन, यानी इसमें हम तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके एलिमेंट लगभग 6000 के करीब तत्व हैं। जितने भी तत्व हैं, हम सबके तत्वों, स्टडी ऑफ एलिमेंट, सारे तत्वों के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाए। उन तत्वों के कंपाउंड यानी कंपोजिशन किस प्रकार से बना, यानी इसमें कार्बन का, इनऑर्गेनिक में आप कार्बन का अध्ययन करेंगे, लेकिन कार्बन से बने सारे तत्वों को अध्ययन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में करेंगे। तो देख लीजिए, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक के यौगिकों का अध्ययन को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आपको एक बार हम फिर से बता दें फिजिकल केमिस्ट्री की परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्वों का अध्ययन करते हैं, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन से संबंधित यौगिकों का यानी कंपाउंडों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। या आप ये कह लीजिए कि अकार्बनिक में कि हम सिर्फ तत्वों का यानी कार्बन का ही अध्ययन करेंगे, कार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं करेंगे। बस अकार्बनिक रसायन हो गया। अब बात की जाए कि मैटर क्या है। जैसे बार बार द्रव्य की बात आ रही है ना कि मैटर 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 मैटर। अब हम बात करेंगे द्रव्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीन अर्थ क्या है। एनी थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वी कैन फील दैट। आप जिसे महसूस कर सकें, वह चीज़ जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सकें। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें बनी हैं सब मैटर हैं। मैटर मतलब कोई भी पदार्थ हम हैं, अब हम पे लागू कर लीजिए या आप अपने पे लागू कर लीजिए। वह चीज़ जो स्थान घेरती है, हम स्थान घेर रहे हैं, हमें वजन किया जाएगा तो हमारे अंदर द्रव्यमान्य है, मतलब कि आप हमें वेट करेंगे तो हमारा एक वेट आएगा। अब जड़त्व तो अब इनर्शिया किसे कहते हैं, जड़त्व तो किसे कहते हैं? जड़त्व की एक परिभाषा है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि वह अस्थाई है तो अस्थाई रहना चाहती है, यदि वह अस्थाई मतलब यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी। यदि वह चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई वाय बल न लगा के रोका जाए। बस यही तो जड़त्व है, यही तो जड़त्व का गुण है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए, यदि गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में बना रहना चाहिए जब तक उस पर कोई वाय बल न लगाया जाए। और जिसे हम महसूस कर सकें, जाहिर सी बात है महसूस तो करने में आप लोग बहुत आगे हैं, सारी चीज़ें महसूस कर लेते हैं, उसमें कोई बताने की बात नहीं। आप समझिए, मैटर की परिभाषा आप समझ लीजिए, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, जिसे हम महसूस कर सकें। यानी कोई भी चीज़, आप एक पानी का बाटल ले लीजिए, वह भी स्थान घेरता है, उसमें अपना खुद का द्रव्यमान है, उसमें अपना, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा जब तक आप उसको उठा के दूसरी जगह नहीं करेंगे तब तक वहीं बना रहेगा, जिसे हम महसूस कर सकें। यानी आप उसको उठाएंगे, छुएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप छू रहे हैं। अब इसको हम वर्गीकरण करेंगे, मैटर को वर्गीकरण करेंगे। मैटर कितने भागों में बांटा गया, क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेप, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन के आधार पर। अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें यानी बात करें, बाह्य यानी बाहरी चीज़ों बात करें, यानी भौतिक अवस्था के आधार पे बात करें, तो इसको हम मेन रूप से 3 भागों में बांटा जाता है।
अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, यानी ठोस, लिक्विड, गैस। लेकिन 2 कंडीशन इसमें और जुड़ी है, उसको अभी हम पढ़ाएंगे आपको। पहला देखिए, आइए बांटते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को बांटेंगे हम, पदार्थ को बांटेंगे 5 अवस्थाओं में। पहला सॉलिड, जिसे हम ठोस कहेंगे, ठीक। दूसरा लिक्विड, जिसको हम द्रव्य कहेंगे। तीसरा है गैस। चौथा प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला सॉलिड यानी ठोस, दूसरा लिक्विड यानी द्रव, तीसरा गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडीशन। इसको हम 5 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट या केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटेंगे? इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। या तो प्योर होगा कोई भी रासायनिक संगठन, यानी अगर हम केमिकल कंपोजिशन पे बांटेंगे तो 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। अगर प्योर होगा तो ये एलिमेंट होगा, अगर प्योर होगा तो एलिमेंट होगा, एलिमेंट अगर नहीं होगा तो कंपाउंड होगा। 2 चीज़ें मांगे। अब प्योर को भी 2 भागों में बांटेंगे। प्योर है तो एलिमेंट हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है। अगर वो इम्प्योर है, इम्प्योर होगा तो मिक्सचर होगा, बस। यानी क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टीन कंडीशन, प्लाज्मा, इतने भागों में बांटेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन आप करेंगे कंपोजिशन के आधार पर मैटर को तो उसको प्योर और इम्प्योर में, प्योर में बांटेंगे तो तत्व एलिमेंट में बांटेंगे और यौगिक में बांटेंगे कंपाउंड में बांटेंगे। आपको तत्व पढ़ाया जाएगा, यौगिक पढ़ाएगा, जो भी केमिस्ट्री आपको पढ़ाएगा पूरे विस्तार से पढ़ाएगा। आप ऐसे एक मोटा जान लीजिए। अगर इम्प्योर होगा तो मिक्सचर होगा। अब आइए बात करते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्या कंडीशन है, कैसे क्या है, मैटर क्या है, कैसे क्या है। तो हम आपको बता दें कि जैसे अगर किसी भी मैटर का यानी द्रव्य का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे द्रव्य मिल के बना है। अगर मान लीजिए हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में पहले कोशिका आती है, सबसे छोटी इकाई है, आधारभूत इकाई है, बेस है, जिसे हम कोशिका यानी सेल कहते हैं। उसके बाद कई सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। कई सेल, जब कई सेल, मान लीजिए एक मोती है तो उसको आप एक टिश्यू मान लीजिए। जब वो कई मोतियाँ एक में गूंथ दी जाएंगी, एक साथ कई मोतियाँ उपस्थित हो जाएं तो उसे हम टिश्यू बोलेंगे। और जब उसको एक धागे में पिरो दिया जाए, कई मिल जाएं तो आर्गन बॉडी। पहले जो है कि एक सेल है उसे हम कोशिका बोलेंगे। जब कई सेल मिल करके एक टिश्यू का निर्माण कर देंगे। उसके बाद जब कई टिश्यू मिलेंगे तो आर्गन का निर्माण करेंगे। जब कई आर्गन मिलेंगे तो एक पूरा बॉडी। पहले मेरी शरीर में एक सेल कोशिका बनी होगी, वो कोशिका कई मिल कई टिश्यू बनाई होगी, कई टिश्यू मिलकर के आर्गन बनाए होंगे। हार्ट कोई बनाया होगा, कोई लीवर बनाया होगा, कोई किडनी बनाया होगा, कोई लंग्स बनाया होगा, कोई कुछ बनाया होगा। उसके बाद सारे आर्गन्स मिल करके बॉडी का निर्माण किए। इसी प्रकार से नॉन लिविंग में क्या है, हम आपको इसके पहले पढ़ाए थे, फिर आज पढ़ा रहे हैं। नॉन लिविंग में क्या है? नॉन लिविंग में एक एटम होगा, परमाणु सबसे छोटी। कई परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे यानी अणु बनाएंगे। कई अणु मिलकर के द्रव्य बनाएंगे यानी मैटर बनाएंगे। कई मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो द्रव्य बनेगा। कई एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब द्रव्य को तो हम बताए ही थे किन 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 का कैसे बांटा गया। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य, गैस मतलब गैस, ठीक। अब अगर हम बात की जाए तो मॉलिक्यूल की क्या विशेषता होती है, यानी अणु की क्या विशेषता है, अणु की खास बात क्या है? अणु की खास बात यह है कि इसमें आणविक आकर्षण बल पाया जाता है और आणविक प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। दोनों चीज़ पाई जाती है। जैसे अणु, अगर मान लीजिए ठोस की बात की जाए तो उसमें इंट्रा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, गुत्थम गुत्था होंगे। अगर वही हम गैस की बात करें, गैस की, तो उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सॉरी मैं गलत बोल दिया। अगर हम गैस की बात करें तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो गैस दूर दूर रहती है। तो अणु को हम 2 भागों में बांटा है। अणु को हम यानी मॉलिक्यूल को 2 भागों में बांटेंगे। इसमें 2 प्रॉपर्टी पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, आणविक आकर्षण बल। इसे बोलते हैं IMFA यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMFR इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स रिपल्सन।
दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक पास करने की, एक दूर करने की, रिपेल करने की, फैलाने की। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की। अभी वहाँ पर लिखे थे ना, मैटर को तीन भागों में बांटे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उन्हीं की हम बात करेंगे। सॉलिड क्या है? सॉलिड में देखिए, इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच देन, इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच देन इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी दो गुना तीन गुना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से सॉलिड में अट्रैक्शन, यानी मच देन इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच देन, मच देन मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा होगा तो सॉलिड होगा। अगर लिक्विड में इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगा, यानी ज़्यादा तो होगा लेकिन पहले की अपेक्षा कम होगा, यानी इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो सॉलिड में था वो ज़्यादा था, मच देन था, यानी ग्रेटर था, ज़्यादा था फोर्स ऑफ रिपल्सन से अट्रैक्शन, इसलिए वो सॉलिड बना। और यहीं पर इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा रिपल्सन से, थोड़ा यानी रिपल्सन से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा तो होगा लेकिन पहले की अपेक्षा कम होगा, तो लिक्विड में हो जाएगा। अब यहीं पर एकदम इज लेस देन की बात की जाए, इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी इंट्रा मालिकुलर फोर्स जो अट्रैक्शन वो कम होगा, किससे? इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए गैस बन जा रही है। अब बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड। एक अब आप कहेंगे कि सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड नहीं बोलते हैं, वहाँ एक कंडीशन आती है जिसको रिसर्च करके पता लगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक प्लाज्मा कंडीशन आती है। जब दोनों कंडीशन मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक ऐसी कंडीशन आती है बनते समय, उसे हम प्लाज्मा कंडीशन कहते हैं। लिक्विड और गैस के बीच में एक ऐसी कंडीशन है जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडीशन कहा जाता है। ये दोनों के बीच की एक कड़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला, आगे हम ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है। अब ठोस की प्रॉपर्टी हम बताएं आपको, मच देन, यानी इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच देन इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी रिपल्सन से दो गुना ज़्यादा है अट्रैक्शन, इसलिए ठोस कहा जाएगा। और लिक्विड में इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो है लेकिन ठोस से ज़्यादा नहीं है, यानी इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो सॉलिड बन सके, इसलिए वो लिक्विड होगा। अब इसमें इंट्रा मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लेस देन है, अट्रैक्शन है ही नहीं, अट्रैक्शन इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से कम है, तो एक गैस बन गया। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत गुत्थम गुत्था एकदम जकड़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए तख्त हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, इसमें ठोस ऐसी बन रहा है एकदम जकड़े हुए कसे हुए हैं पूरा एकदम है, तो ये आपका सॉलिड हो गया। अब लिक्विड की बात की जाए तो इसमें जो बताया ना इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन मच देन, मतलब ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, रिपल्सन से पहले के अपेक्षा ज़्यादा नहीं है। इसके लिक्विड के जो अणु रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे, बहुत दूर नहीं रहेंगे, बस दूर दूर रहेंगे, उसमें जैसे दर्शाया गया है, इसमें आप देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार गैस में हम बताए हैं कि इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बिल्कुल लेस देन है इंट्रामालिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन से, इसलिए गैस के अणु भाई एक सिलेंडर है, उसमें गैस बाहर नहीं आ पाती, कभी बाहर नहीं आ पाती अगर उसमें ये गुण नहीं कर पाए जाते रिपल्सन के, दूर दूर बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहेंगे, तो गैस तभी तो बाहर आती है। अब बात करते हैं इंटरमालिकुलर गैप, यानी आंतरिक आणविक दूरी मिनिमम, मतलब बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा दूर होती नहीं है, आणविक दूरी बहुत कम होती, बहुत नगण्य होती है, एकदम गुत्थम गुत्था गुथे रहते हैं। अब इंट्राक्यूलर गैप मोर देन सॉलिड, इसमें ये बता रहे हैं कि जो इंट्रामालिकुलर गैप है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा, आंतरिक आणविक दूरी ठोस से ज़्यादा है। अब इंटरमालिकुलर गैप अब इसमें आते हैं, ये इंटरमालिकुलर गैप आंतरिक दूरी खूब है, गैप बहुत दूर है, इंट्रामालिकुलर गैप यानी आणविक दूरी इसमें तो भरपूर मात्रा में गैस में पाई जाएगी। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की, घनत्व की बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम पाया जाएगा, घनत्व तो बहुत कम, मतलब मैक्सिमम पाया जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं पाया जाएगा, मैक्सिमम रहेगा। डेंसिटी लेस देन सॉलिड, अब इसमें इसकी जो डेंसिटी होगी लेस देन सॉलिड से कम होगी, अब इसकी मिनिमम एकदम होगी ना के बराबर डेंसिटी, मिनिमम अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
गलनांक क्वथनांक मैक्सिमम होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेस देन होगा यानी कम होगा, और मतलब उससे जो लेस कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा मतलब ज़्यादा होगा। ये आपका रहा केमिस्ट्री का परिचय। अब इसके बाद हम बायोलॉजी का एक परिचय की वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम आपकी 9वीं की बायोलॉजी पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। एक बार आइए आपको फिर परिभाषा बता देते हैं। केमिस्ट्री रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रसों एवं द्रव्यों का अध्ययन करना। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, उपयोग करते हैं, सब केमिस्ट्री से बनी हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान की कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ या धातु निर्माण की तकनीक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, संरचनाओं, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें होने वाले परिवर्तनों या घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवसियर हैं। या आपके लिए स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के तीन स्टडी ऑफ तीन कंपोजिशन केमिस्ट्री बनी है। कंपोजिशन है, रिएक्शन है, यूटिलाइजेशन। यानी इसका संगठन क्या हम पढ़ेंगे, कैसे बना, इसके रिएक्शंस क्या हैं, इसकी यूटिलाइजेशन है। दोस्तों बस आज के दिन इतना है। और कैसी मेरी क्लास लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए, या हम किस तरीके से पढ़ाएं कि और बढ़िया हम बेटर पढ़ा सकें। अब अगली बार हम आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी की परिभाषा, बायोलॉजी के परिचय पढ़ाने के बाद हम आपको 9th की बायोलॉजी शुरू करेंगे। आप लोग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।